Welcome to Jagran Public School online classes. आप सभी का हिंदी की कक्षा 11वीं में स्वागत है। मैं आप सभी को आरोह पुस्तक से संकलित पाठ गलता लोहा पढ़ाने जा रही हूँ, जिनके लेखक शेखर जोशी जी हैं। आइए पाठ पढ़ते हैं। पहले हम शेखर जोशी जी, जो गलता लोहा पाठ के लेखक हैं, इनके बारे में संक्षेप में जान लें। शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा में 1932 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी और 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बड़े परिवर्तन हुए। इस समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर कई तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की। इस तरह कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी। इस नए उठान को नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया। इस आंदोलन में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पहला सम्मान प्राप्त हुआ था। अब हम इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो इनकी कहानी संग्रह में मुख्य रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार। शब्द चित्र संग्रह में एक पेड़ की याद। इनकी कहानियाँ कई भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। शेखर जोशी की कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका इनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ को बारीक नुक्तों को पकड़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं। इनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविधि विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए अब हम पाठ की रूपरेखा जान लें। लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि शेखर जोशी के लेख में कहानियों में वास्तविकता द्रष्टव्य है। दिखावटीपन और बड़बोलापन दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं द्रष्टव्य होता है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेईमान हो जाता है। यानी एक मेधावी बालक का अंतोगत्वा पढ़ने लिखने के बाद किस तरह की परिस्थितियां उसे किस मोड़ तक पहुंचा देती हैं, इसका बहुत ही बहुविधि ढंग से लेखक ने वर्णन किया है। और कहते हैं कि सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता हुआ प्रतीत होता है, मानो लोहा गल कर एक नया आकार ले रहा है। ये पाठ का शीर्षक गलता लोहा भी है। इसका शीर्षक पूरी तरह से उपयुक्त है, क्योंकि जो मोहन मेधावी बालक है उसका आकार पूरी तरह से गल करके अंत में एक नया रूप और आकार ले लेता है, जिसे हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। आइए अब हम पाठ पढ़ करके समझते हैं। आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ के शुरुआत में आप ये समझ लें कि
ये किस समय का दृश्य है। कक्षा लगी हुई है, कुछ होनहार और कुछ बुद्धू बच्चे कक्षा में होते हैं। उसमें एक तेज़ बच्चा होता है जिसका नाम मोहन होता है। मोहन के पिताजी बंशीधर हैं और वो पुरोहित परिवार से हैं। और एक बच्चा और होता है जो धनराम है, जो कि बहुत अधिक पढ़ने में होशियार नहीं था, और उसके पिताजी का नाम गंगाराम था, और इनके मास्टर जी का नाम त्रिलोक सिंह था। और मास्टर जी का जो प्रिय विद्यार्थी था वो मोहन था। तो आइए अब कहानी के साथ साथ हम इसको पढ़ते हैं। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफ़र की वह अनगूंज शेष थी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मोहन ने के पैर बिना प्रयास के ही कारीगर, शिल्पकार माने कारीगर के टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में कहीं ना कहीं कोने में धनराम लोहार के प्रति की प्रतिध्वनि उसके कान में शेष थी, सुनाई दे रही थी, जिससे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप-धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले ही खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। निहाई क्या होता है? निहाई होता है एक लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहार लोहे को रख कर पीटते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं लेखक कि मोहन के पैर बिना प्रयास के ही उस कारीगर की तरफ मुड़ जाते हैं, और वो पिछले 3-4 दिनों से ही दुकान की ओर जाते हुए सुनता रहा था और उसकी प्रतिध्वनि सुन रहा था। और निहाई पर जो लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप-धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर उसके कानों में सुनाई दे रहा था। ठनकता माने कसा हुआ तेज स्वर, और साधने से पहले ही खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था, यानी मोहन दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। तो लेखक कहते हैं कि वह लंबे बेंट का मतलब होता है कि लंबा, जो एक लंबा हंसुआ होता है जो घास काटने के काम आता है, घास काटने का औजार है, उसको लेकर के वो इस उद्देश्य से निकला था कि वो अपने खेतों के किनारे जो झाड़ियाँ उग गई हैं उनको काट छाट कर साफ कर देगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब वह काम नहीं रहा। बूढ़े वंशीधर कौन है? मोहन के पिताजी हैं। तो मोहन यही सोच करके घर से बाहर निकला था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। तो मोहन के जो पिताजी थे, उन्होंने पुरोहिताई का काम सारी जीवन भर किया। मोहन पुरोहित जाति का व्यक्ति था, बालक था, और उसके पिताजी पुरोहिताई करके अपना जीवन यापन करते थे। सारे जीवन उन्होंने यही कार्य किया, लेकिन अब वो इस उम्र में कर नहीं सकते थे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। क्या कहा था? देखिए, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। अब मोहन के पिताजी कह रहे हैं कि मुझे आज गणनाथ जा कर के चंद्रदत्त जिनके लिए वो पूजा पाठ करता था, उनके लिए रुद्र पाठ करना था, लेकिन अब उनको वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उन्हें 2 मील की सीधी चढ़ाई करके जाना था, जो कि उनके वश की बात नहीं लग रही है। और एकाएक कह रहे हैं कि
बंशीधर जी कि मैं एकाएक मना भी नहीं कर सकता, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन उनका आशय ना समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है, ना वैसी गति है। आगे मोहन के लिए लेखक कहते हैं कि मोहन ये सारी बातें समझता था और वो कर सकता है, लेकिन पिता की तरह अनुष्ठान कर पाने में उसका पूरी तरह से कोई अभ्यास नहीं है, ना ही उतनी तेज़ गति से वो कर सकता है। पिता की बातें सुनकर उसे उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। उसने अपने पिता की बातें ज़रूर सुन ली, लेकिन उनके पिता की जो समस्या थी उसको सुलझाने का कोई भी या समस्या को हल्का करने का कोई भी उसने सुझाव नहीं दिया। किसने? मोहन ने। जैसे हवा में बात कर दी गई हो और वैसे ही अनुत्तरित रह गई हो। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बंशीधर ने वो बात हवा में कही और वो अनुत्तरित रह गई हो, यानी उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। और रुद्री पाठ क्या होता है? भगवान शंकर की पूजा के लिए जो मंत्र करे जाते हैं उनके लिए रुद्र पाठ होता है। और जो बंशीधर जी किसके लिए रुद्र पाठ कर रहे थे? अपने यजमान के लिए। आगे हम पढ़ते हैं। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। मोहन और कोई कार्य पिता का हल्का नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने सोचा कि वह खेत की ओर ही चला जाए और वहाँ पर जा कर के पिता का जो कार्य है वो कर लेगा, जिससे उनका कार्य हल्का हो जाएगा। तो उसने हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि ये पूरी तरह से कुंद हो चुकी है। कुंद मतलब ये बहुत हल्की हो गई है, धारहीन हो गई है। अब धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। धनराम अपने स्थल पर बैठा हुआ था और बाएं हाथ से धौकनी फूंक रहा था। धौकनी क्या होता है? लोहे की एक नली होती है। और दाएं हाथ में भट्टी में गर्म होने वाले चिमटे को लोहे को उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा था। कनिस्तर क्या होता है? कनिस्तर माने एक पीपा होता है, लोहे का चौकोर पीपा के ऊपर बैठा था और उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। हमने जितना पढ़ा उसको सार रूप में आप समझिए। शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी गलता लोहा समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली एक बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखक ने जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे को खोखला साबित करते हुए मेहनतकश लोगों के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित किया है। और इसमें मोहन एक निर्धन पुरोहित बंशीधर का बेटा होता है। पुरोहित अपनी पुरोहिताई से अपने परिवार का भरण पोषण करने में सामर्थ्य नहीं रखता है। उन्हें मोहन से बहुत आशाएं थी। मोहन बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपनी बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वह बोला, मास्टर भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। और मास्टर त्रिलोक सिंह इनके अध्यापक हुआ करते थे। मोहन ने पूछा, अब तो वो गुजर ही गए होंगे। और वो दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए और बचपन की बातें याद कर रहे हैं। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ सब भी क्या आदमी थे लल्ला, और वो पिछले साल ही गुजर गए हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर ही लगा रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए हों। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं।
त्रिलोक सिंह उनके मास्टर साहब थोड़ी देर पहले ही तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते हुए और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते हुए बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो, कड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? मास्टर साहब त्रिलोक सिंह बच्चों से पूछते हैं, यह जानते हुए कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर तक पहुंचता ही। यदि प्रार्थना हो गई होती तो जो गोपाल सिंह की दुकान है, जहाँ से मास्टर जी हुक्का का आखिरी कश खींच करके चलते थे, वहाँ तक उनकी आवाज़, बच्चों की आवाज़ सुनाई दे देती थी। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज़ में, मोहन नहीं आया आज? मोहन के लिए वो पूछते हैं। मोहन उसका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं ज्ञान में भी बेजोड़ था। यानी मोहन बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वहीं सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठकर प्रार्थना शुरू करता था। अभी हम अगले वीडियो में इस कहानी को पढ़ेंगे और अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसको आप आरोह पुस्तक से पढ़ कर के समझिए और अंत में दी गई एक वर्कशीट को लिख कर के पूरा कीजिए। धन्यवाद। This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.